हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज है संडे, तो हम देखेंगे द हिंदू एंड नॉट इंडियन एक्सप्रेस। राइट, चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो ये जो खालिस्तान वाली बातें हैं, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा फैलती हुई दिख रही हैं क्योंकि इंडियन एनवॉयज को रोका गया यूके में गुरुद्वारा में एंटर करने से। राइट, तो हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए थोड़ी सी। ऑलराइट, क्योंकि जस्ट लाइक कनाडा, यूके भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फ्रीडम देता है रेडिकल एलिमेंट्स को जो खालिस्तान की बात करते हैं। ओके, सो आई होप कि ये फिर से ये मैटर ज्यादा ना उछले 1980s की तरह। एनीवे, सितंबर रेनफॉल वॉशेस ऑफ इंडियाज मॉनसून डेफिसिट। तो अगस्त मंथ में जो भी डेफिसिट हुआ था, सितंबर में सफिशिएंट रेनफॉल होने से उसको पूरा कर लिया गया है। लाइक यहाँ पर हमारी डेफिसिट रेनफॉल हुई थी बट सितंबर ने काफी सरप्लस रेनफॉल दी है। बट डोंट इग्नोर कि इसमें रीजनल वेरिएशंस अभी भी हैं। राइट, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सरप्लस रेनफॉल हुई है बट कुछ स्टेट्स हैं जहां पर उतनी ज्यादा नहीं हुई है, वहां पर अभी भी डेफिसिट रीजन देखने को मिल रहा है। ओके, और इसी वजह से कावेरी का जो डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको आपके साथ कल मेंस 450 में डिस्कस कर दिया है कावेरी और उसके साथ साथ ही ओवरऑल कि हमारे यहाँ क्यों इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। राइट, तो आप वो लेक्चर वहां से देख सकते हैं। राइट, तो ये जो अगर कवर कर भी दिया है अगस्त के डेफिसिट को सितंबर के सरप्लस ने, तो भी वो उसमें रीजनल वेरिएशंस अभी भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सितंबर में जो बारिश हुई वो सभी जगह पर बहुत अच्छी हुई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये गार्बेज माउंटेन वगैरह दिल्ली का बहुत बड़ा इशू है, बट इस पे मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ, इसमें हम मेन 50 में एक सेपरेट वीडियो देखेंगे ऑन लैंडफिल्स। राइट, और खासकर इनमें इतनी ज्यादा फायर के केसेस क्यों आते हैं। ऑलराइट, तो वो मैं आपको मेंस में सेपरेटली करा दूंगा। और इनको काउंटर करने का सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। राइट, तो इसको भी हम लोग मेंस 450 सीरीज में सेपरेटली देखेंगे बिकॉज ये मेंस के प्रोबेबल टॉपिक्स बनते हैं हमारे लिए। राइट, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर देकर जाएं उस पर। ओके, एंड सेकेंडली कि जो ट्विंकल गोयल आपके साथ 75 डेज चैलेंज कर रही हैं, उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। दैट विल रियली बी हेल्पफुल इन योर मेंस। ओके, 75 डेज कंप्लीट होने के बाद वी विल स्विच कंप्लीटली टू प्रीलिम्स मोड। ओके, एंड वी विल मेक श्योर कि आपका प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा हो। चलिए, एज आई टोल्ड यू, काफी इलेक्शंस आ रहे हैं दिसंबर के मंथ में, तो हमें ज्यादातर न्यूज़पेपर में उसी तरह की न्यूज़ मिलती हैं, अभी पॉलिटिकल न्यूज़, बट वो हमारे काम की नहीं है। हम सीधे उन टॉपिक्स पर आते हैं जो हमारे काम के हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। कजान। कजान है क्या? तो फर्स्ट थिंग इज कि ये एक सिटी है रशिया में। राइट, अब अगर आप मैप देखेंगे ना तो अफगानिस्तान के सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इन 2021 सितंबर के अराउंड तालिबान ने पावर कैप्चर की। अब आपको पता है कि तालिबान को पहले यूएन ने डेजिग्नेट किया था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ओके, बट सितंबर में उसने पावर कैप्चर की। बट अभी तक किसी भी कंट्री ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है। बस हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अफगान एक लेजिटिमेट, जिसे दूसरी कंट्री से एग्री भी करें, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे जल्द से जल्द। राइट, लेजिटिमेट एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, दिस शुड बी योर कीवर्ड्स। ओके, सो अफगानिस्तान की अगर हम नेबरिंग कंट्री देखें तो इस तरफ आ जाता है ईरान, नीचे आ जाता है पाकिस्तान, ऊपर आ जाती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, इस तरफ आ जाता है चाइना और ऊपर है रशिया, और पाकिस्तान के नीचे आ जाता है इंडिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सभी कंट्रीज वरी होंगी लाइक अफगानिस्तान के इशू को लेकर। ये सब चाहती हैं कि यहाँ पर चीजें इंप्रूव हो। अब यूएसए है तो वो तो निकल गया है यहाँ से बाहर, बट इस समिट में उसको भी इनवाइट किया गया था कि आप आइए, इसका पार्ट बनिए। बट उसने डिक्लाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात हो रहा है रशियन सिटी में। राइट, इनविटेशन भी रशिया ने दिया था, और यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए वैसे ही रशिया से थोड़ा नाराज चल रहा है, तो वो तो इस समिट में आया नहीं। इस समिट की शुरुआत हुई थी 2017 में, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सेकेंड मीटिंग हुई थी यहाँ पर। राइट, तो इंडिया हो गया, उसके अलावा भी कई कंट्रीज हैं जो जैसे टर्की। हम लोग इसके मेंबर नहीं है, बट हम लोग को इनवाइट किया जाता है इस मीटिंग में, आप कह सकते हो कि एज अ ऑब्जर्वर। राइट, तो ये बेसिक बातें हैं इसकी। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या है हमारे लिए। चलिए, सबसे पहले कि 9 नेशन का है ये मॉस्को फॉर्मेट।
राइट। यहाँ पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, आप कह सकते हो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट नहीं है वहां पर, तो जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो संभाल रहा है वहां का, वो भी आया था। ओके, रशियन सिटी ऑफ कजान में। और यहाँ पे स्पेशल एनवॉइस जो बुलाए गए थे वो थे पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया। राइट। इन्होंने डिमांड की है तालिबान से कि आप एक ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, इक्वल राइट्स दीजिए और फ्रीडम टू ऑल अफगान। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान है वहां पर, सब लोग मुस्लिम हैं तो वो सब एक ही है, नहीं ऐसा नहीं है। एथनिक माइनॉरिटीज बहुत हैं। ठीक है, एथनिसिटी सबकी अलग है, विद इन इस्लाम भी अलग अलग एथनिसिटी से आए हुए लोग हैं। क्योंकि एक टाइम था जब मिडाइवल एज, जब नया नया इस्लाम राइज किया था, ऑल दीज वर ट्राइब्स पीपल। ये अफगानिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया, दे वर ट्राइब्स। ओके, उन लोगों ने इस्लाम एम्ब्रेस जरूर किया, बट उनकी एथनिसिटी, उनकी प्रैक्टिसेस अभी भी अलग अलग है। तो आप जो भी गवर्नमेंट सेटअप करें, इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव, सभी अफगान्स को वो इक्वल राइट फ्रीडम दे, इंक्लूडिंग वेमेन। राइट। बट ये डिमांड तो की गई है, बट उसके बाद भी अब ऐसा कोई अश्योरेंस नहीं मिला है तालिबान की तरफ से कि हम ऐसा कुछ करेंगे। राइट। इट फेल टू मेक एनी हेडवे फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन और रीस्टार्टिंग गर्ल्स एजुकेशन। देयर इज नो प्रोग्रेस इन फॉर्मिंग ए ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ऑल एथनो पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ कंट्री। ऑलराइट, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक डोमिनेंट ग्रुप की ही गवर्नमेंट रह जाए वो। देन पार्टिसिपेंट्स ने कहा रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स इन अफगानिस्तान, इक्वल राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड जस्टिस विदाउट डिस्टिंक्शन टू जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजन। The participants gave assurance to continue providing humanitarian assistance to Afghanistan and there is need to strengthen bilateral and multilateral economic ties. Okay, और इकोनॉमिक टाइज की जब भी बात आती है, चाइना इज ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं अफगानिस्तान टेरिटरी में। राइट। हम इंडिया को भी इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा आगे भी चाहते नहीं, हम लोग अपने आप को लिमिट रखते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड तक ही। ओके, लाइक हम लोग इनको फूड सप्लाई करते हैं, वैक्सीन वगैरह हमने सप्लाई की है इनको। ठीक है, हमने हॉस्पिटल्स बना रखे हैं वहां पर, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। राइट। तो हमने कहीं ना कहीं अपना अभी तक इनके साथ जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ही रखा है, हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट इनके साथ अभी नहीं बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। चाइना थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत जल्दी बढ़ाता है। Next, it called for economic support and moved towards political recognition of the Taliban, formerly a UN designated terrorist organization. किसी भी कंट्री ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया है, नॉट इवन पाकिस्तान, नॉट इवन चाइना। इवन पाकिस्तान की तो उल्टी लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, इनकी जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, वहां पर आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। और एक और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, जो बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है पाकिस्तान में आए दिन, पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इसको इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है अफगानिस्तान तालिबान। बट अफगानिस्तान तालिबान इसको डिनाई करता है कि हम तो नहीं दे रहे। ठीक है, बट ये बात तो शशि थरूर ने बहुत पहले ही कही थी जब अफगानिस्तान ने टेक ओवर किया था तालिबान ने अफगानिस्तान को, कि देखिए अब तालिबान ने एक स्टेट में पावर कैप्चर कर ली ना, तो जैसे हम कहते हैं शार्क को खून लग गया, बस वही हाल है कि अगर उनको ये लगता है कि अब हम लोग आईएसआई के हाथ की कठपुतली बनकर क्यों रहें, अगर हम अफगानिस्तान में अपनी खुद की गवर्नमेंट खड़ी कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। ऑलराइट। और इसीलिए तालिबान ने जब अफगानिस्तान कैप्चर किया ना, उसके बाद से पाकिस्तान पर टेररिस्ट अटैक बढ़े हैं, काफी इंक्रीज हुए हैं। कल मैंने आपको बलूचिस्तान का भी आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो बलोच नेशनलिस्ट हुआ करते थे, कायदे में वो अपनी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, टीचर्स, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये लोग इस बात के बारे में बात करते थे। बट उनका सप्रेशन इस लेवल तक किया है पाकिस्तान आर्मी ने कि कहीं ना कहीं वो बलोच नेशनलिस्ट भी तालिबान और इस्लामिक स्टेट इनकी तरफ टिल्ट कर रहे हैं। ऑलराइट। तो एक चीज श्योर है, और उसके बाद पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है इस वक्त, और accompanied with their economic crisis. ऑलराइट, इकोनॉमिक क्राइसिस एग्रेवेटेड बाय दोस डिवास्टेटिंग फ्लड्स। ये हाल है कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान अपने लोगों को इस वक्त। ऑलराइट। तो ये सारे इश्यूज की वजह से पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओके, काफी मुश्किल होने वाला है। चलिए नाउ आगे चलते हैं। नो कंट्री रिकॉग्नाइजेस तालिबान regime as a legitimate government, but all the Moscow format countries and representatives from UAE, Saudi, Turkey, Qatar who attended as observers maintained mission in Kabul. इंडिया क्लोज इट्स एम्बेसी इन अगस्त 21 जब टेक ओवर किया था तालिबान ने,
एंड रीओपनड इट एज ए टेक्निकल आर्म इन जून 22। और ये टेक्निकल आर्म सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, सच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है अभी। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी अभी हमारे दिल्ली में है, उसमें वही ऑफिशियल्स हैं जो उस वक्त के हैं जब वहां पर एक प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तालिबान से पहले वाली गवर्नमेंट। ओके, उनके प्रति लॉयल थे ये ऑफिसर्स। तो अब इन्होंने कह दिया कि हम अपनी अफगान एम्बेसी इंडिया में बंद कर रहे हैं क्योंकि वहां तालिबान रूल कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है इन ऑफिसर्स को कुछ गाइडेंस देने में। ठीक है, और इंडिया अगर इनसे बात कर भी ले तो तालिबान कौन सा सुनने वाला है इन ऑफिसर्स की, राइट। सो अफगान एम्बेसी इन दिल्ली स्टिल मैन्ड बाय डिप्लोमेट्स लॉयल टू pre-Taliban democratic government announced that it was shutting down. राइट, फिर ये सिक्योरिटी सिचुएशन एंड बॉर्डर टेंशन विद पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी समझा दिया है। यूएस refused invitations to join the Moscow format since it was first held in 2017. ओके, क्योंकि तालिबान चाहता है कि आपने काफी सारे फंड्स थे पुरानी अफगान गवर्नमेंट के जो यूएस ने फ्रोजन करवा रखे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए, ये उसी को लेकर है। कल हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात की थी सेपरेट आर्टिकल में, राइट। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब क्या है, वो सब कुछ इलीगल ट्रैफिकिंग कह लीजिए आप, ठीक है, ट्रैफिकिंग सबकी, वो ड्रग्स में हो सकती है ट्रैफिकिंग, आर्म्स में हो सकती है, करेंसी में हो सकती है जिसे हम काउंटरफिटिंग कहते हैं, या गोल्ड में हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं अल्टीमेटली, ये सब इलीगल एक्टिविटीज हैं और इन्हीं से फंड जुगाड़ते हैं ये खालिस्तान जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मूवमेंट चलाना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं जयशंकर कि देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन सेपरेटिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। डिप्लोमेट्स वर रिपोर्टेडली प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग ए गुरुद्वारा इन स्कॉटलैंड, जो हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस की न्यूज, ओके। यूके वेयर खालिस्तान एक्टिविटी हैज बीन ए कंसर्न। और तो कनाडा, और उसके बाद सेकंड एक कंट्री जो इनको थोड़ी सी फ्रीडम देती है वो है आपकी यूके। प्रोजेक्ट उद्भव, देखिए इसमें क्या करने वाली है हमारी आर्मी की, जो हमारे जो एंशिएंट टैक्स वगैरह होते थे उनमें काफी कुछ लिखा हुआ है, जैसे स्टेट क्राफ्ट किस तरीके से चलाना है आपको, और लाइक आर्मी युद्ध में आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, तो उन चीजों को स्टडी करेगी आर्मी। तो उसी को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेटेजिक थॉट्स ड्राइव फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी एंड ग्रैंड स्ट्रेटेजी। तो उसी को स्टडी किया जाएगा, जैसे महाभारत में हम लोगों ने देखा चक्रव्यूह, ऑलराइट। तो इस तरह की जो भी स्ट्रेटेजी होती थी वॉर में एम्प्लॉय की जाती थी, जो उसको स्टडी करेंगे, उसी प्रोजेक्ट का नाम है। एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। देखिए ये बहुत गलत हुआ है, बट पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या, क्योंकि काफी गलत हो रहा है ये। बट एनएमसी इस तरह की हरकतें करती रहती है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने वो भी किया था ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपलसरी कर दिया था कि जेनेरिक मेडिसिन ही देनी है आपको, ऑलराइट। जेनेरिक मेडिसिन यानी बस फॉर्मूला कॉमन है, बाकी वो सब अलग अलग है, सिर्फ एक कॉमन फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, ऑलराइट। सस्ती होती हैं, कलर भी सेम होता है, टेस्ट भी सेम होता है, एफिशिएंसी भी लगभग सेम होती है। बट मैंडेटरी कर देना सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज कि वो इफेक्टिव नहीं रही वो मेडिसिन, राइट, तो अल्टीमेटली हार्म तो पेशेंट का होगा ना, ओके। क्योंकि डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है, वो जेनरिक के अलावा कोई मेडिसिन दे नहीं सकता, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि जो शॉप वाला होता है मेडिकल शॉप, उस पे ज्यादा डिपेंड हो जाता है कि अगर उसके पास एक पर्टिकुलर टाइप की नहीं है तो वो अपनी मर्जी से दूसरी मेडिसिन दे देगा उसी फॉर्मूला पर बेस्ड। तो वो टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो एनएमसी की एक गलती थी, ठीक है। और दूसरी गलती उसने अब की है कि उसने कहा है कि आप 10 लाख पॉपुलेशन पर, ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन पर ही 100 मेडिकल सीट्स आप ओपन कर सकते हो, ऑलराइट। तो अब ये समझिए आप कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो उसके पास हो सकती है सिर्फ 1000 मेडिकल सीट्स, राइट। अब हम एग्जांपल लेते हैं तमिलनाडु का, उसकी 2021 के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन है 7.6 करोड़, राइट। तो 7.6 करोड़, तो इस हिसाब से वो कितनी मेडिकल सीट खोल सकता है, 7600 सीट्स, राइट। जबकि अभी तमिलनाडु के पास सीट्स हैं अराउंड 11640 समथिंग, राइट। तो आप क्या चाहते हो कि बाकी की मेडिकल सीट्स बंद कर दी जाएं, राइट। अब मुझे एक और चीज आपके साथ इसमें डिस्कस करनी दीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत सही है, बहुत ही यूथ पॉपुलेशन है, बहुत सब कुछ ठीक है, राइट। देखिए लेकिन जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप नॉर्थ इंडिया की अगर देखें और साउथ इंडिया की देखें, ठीक, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, तो इसमें यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है,
राइट। देखिए साउथ इंडिया में देखें तो अब धीरे धीरे हम लोग एजिंग की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर एक एनालिसिस के हिसाब से कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है साउथ इंडिया की, ये ऑलमोस्ट 2030 से 35 के बीच बंद हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन 35-40 के आसपास होगी। ठीक है, तो हम लोग जो प्राउड करते हैं कि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, हमारी यूथ पॉपुलेशन जो एवरेज है वो 26 पॉइंट समथिंग है। राइट। तो अब एक बात बताइए, साउथ इंडिया में एजिंग ज्यादा हो रही है, राइट। यहाँ नॉर्थ इंडिया में अभी भी बर्थ रेट अच्छा खासा है, यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको किस में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? यू विल इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, राइट, एंड मोर इंपॉर्टेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। अब अगर आपसे केरल में कहा जाए कि प्राइमरी स्कूल्स और ज्यादा खोलिए, जरूरत है क्या केरल में? नहीं। उसी तरह पूरे साउथ इंडिया में भी अगर एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो हमें हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। ऑलराइट, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच होता है गवर्नमेंट का, अभी तो नहीं है चलो, लेकिन प्लानिंग कमीशन के टाइम था कि एजुकेशन सेक्टर में हम लोग इतना पैसा देंगे हर स्टेट को। तो केरल की एजुकेशन में रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि यूपी और बिहार की होगी। ठीक है, लेकिन हेल्थ रिक्वायरमेंट सदर्न स्टेट्स की ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, क्योंकि वहां यूथ पॉपुलेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी अब एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। ओके। तो उसी तरीके से तो हमें जो अपने डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो है, राइट, वो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए साउथ इंडियन स्टेट्स में। लेकिन आप ये जो क्राइटेरिया लेकर आए हो कि 10 लाख पॉपुलेशन पर आप 100 मेडिकल सीट्स रख सकते हो, तो इससे तो ये होगा कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आप उनको पनिश कर रहे हो कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया ना, तो ये तो आपने बहुत गलत किया, अब हम आपकी मेडिकल सीट्स कम कर देंगे। ऑलराइट, तो ये गलत है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप क्वालिटी मेंटेन करके रखें। और दूसरी बात, ये सीधा सीधा अटैक करता है आपके फेडरलिज्म पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर। क्या आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अथॉरिटी भी नहीं देंगे कि वो अपने खुद के फंड से अगर स्टेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना चाहती है मेडिकल के लिए तो वो स्टैब्लिश कर सकती है? आप अगर ये अथॉरिटी भी उससे छीन रहे हो तो फिर किस बात का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? राइट। तो दो चीजों पर अटैक करता है, एक कि ये हेल्थ सेक्टर की नीड को अफेक्ट करता है, हमारे यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर पेशेंट का रेशियो बहुत पुअर है, वो और ज्यादा पुअर हो जाएगा। मोर सो हमें रूरल एरियाज एंड अंडर सर्व एरियाज में सर्व करने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, कोई जाना भी पसंद नहीं करता रूरल एरियाज में डॉक्टर बन के। इसलिए वो मैंडेटरी किया गया कि अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एक साल 2 साल आपको सर्विस देनी होगी रूरल एरियाज में। ऑलराइट, तो ये जो एनएमसी का नया नोटिस आया है ये काफी पुअर है। ये अल्टीमेटली सदर्न स्टेट जिन्होंने बहुत अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनको पनिश करेगा, उनके यहाँ से मेडिकल सीट्स कम करेगा। एंड दूसरी बात कि आज ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, और आप अब विद इन कंट्री ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो क्या नॉर्थ के बच्चे माइग्रेशन करके साउथ में पढ़ने नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। नॉट जस्ट फॉर मेडिकल स्टडी, बट इवन वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं। ऑलराइट, मुंबई में कई बच्चे होंगे जो मध्य प्रदेश से आए होंगे, उन्होंने अपना मेडिकल एजुकेशन भी वहां से लिया हुआ, हो सकता है कि उन्होंने अपना प्रैक्टिस भी वहीं कर रहे हो, पुणे में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही रिग्रेसिव टाइप की चीज है, मतलब बहुत गलत चीज की है एनएमसी ने। अब अगर इसकी काउंटर पॉइंट की आप बात करें तो दूसरा एक चीज कह सकते हो कि कई बार स्टेट क्या करती है, पॉलिटिक्स के चक्कर में परमिशन दिए जाती है कि ठीक है आप कॉलेज खोलते जाइए, मेडिकल कॉलेज खोलते जाइए। और उसमें क्या हो जाता है कई बार, जैसा कि अभी पीजी सीट्स के साथ हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के साथ, कि कई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। अब उसके लिए फिर आपने क्या किया, 0 परसेंटाइल। ओके, जीरो, 0 मार्क्स पे भी आप सीट ले लेना। तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी डॉक्टर्स की जो क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है। ये इसका एक काउंटर पॉइंट हो सकता है। तो आई होप आपको पूरा इश्यू समझ में आया हो। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। चलिए, एनएमसी, NMC decision to allow and allocate medical education seats according to population of state or union territory is turning into southern states versus center debate. The freedom to provide healthcare and education. ठीक है, साउथ के स्टेट कर्नाटका, तमिल, आंध्रा, केरल, तेलंगाना एंड पुडुचेरी। ओके, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ। The number of medical seats has exceeded the ratio as recommended by NMC order. ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से तमिलनाडु के पास 7,600 सीट्स होनी थी, बट उसके पास है मोर देन 11,640। राइट, और सिर्फ सदर्न स्टेट ही नहीं, इवन हिमाचल, मणिपुर और सिक्किम पर भी इसका असर पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन है एनएमसी का, इट कवर्स बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ओपन नहीं कर सकते अगर कोई करना भी चाहे तो, क्योंकि उस स्टेट के पास जो एलोकेटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम है। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी अफेक्ट करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर को भी।
Next is starting of a new medical colleges shall be issued only for annual intake. Follow the ratio of 100 MBBS seats per 10 lakh population. अब रैशनैलिटी क्या है इसके पीछे का? It will be a punishment for good performance, serious encroachment on power of the state government and state legislature. Why state government cannot start new medical colleges out of their own funds and their own students? Right? It will undermine the federalism. Tamil Nadu, उसके पास है 11,600 सीट्स फॉर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 7.64 करोड़. अगर इस रेशियो को फॉलो करेगा तो तमिलनाडु की सीट्स घट के रह जाएंगी सिर्फ 7,600. Okay. Now, प्रोवाइडिंग डॉक्टर्स शुड नॉट गो स्टेट वाइज बिकॉज डॉक्टर माइग्रेट करते हैं अपने वर्क के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी. पेशेंट भी माइग्रेट करके जाता है. ठीक है, लाइक एमपी महाराष्ट्र का केस दीजिए आप. एमपी की जितनी भी थोड़ी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनके लोग नागपुर जाते हैं इलाज कराने. वो इंदौर नहीं आएंगे, वो नागपुर उनको ज्यादा पास पड़ता है. तो फिर आप स्टेट वाइज क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड बिकम वर्ल्ड लीडर इन द फील्ड. अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है तो फिर ये बहुत ही नैरो सोच है. अगर सदर्न स्टेट्स बहुत अच्छा क्वालिटी का मेडिकल एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा वहां जाके सीट लेगा. वो यूपी के या बिहार के कॉलेज से क्यों पढ़ेगा अगर यहाँ अच्छी क्वालिटी नहीं है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में खासकर. ओके, मेडिकल एजुकेशन इज टाइड टू पब्लिक हेल्थ. इट शुड प्रोड्यूस पब्लिक हेल्थ फॉर स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज. एनएमसी मस्ट टेक टू डिसाइडिंग सिलेबस एंड रिकग्निशन. एनएमसी का काम है सिलेबस डिसाइड करना और जो कॉलेज है उनको रिकग्निशन देना और देखना कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो. Alright? क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स इन वास्ट रूरल एरियाज कैन नॉट बी assured by merely opening new medical colleges, and this lead to degeneration of medical education as a profit oriented commercial activity with a compromise in quality of education ethical standards. Alright? तो वो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ एक इशू है कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और आप लोग इसको कमर्शियल वे में यूज करते हो कि बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने आएगा तो पैसे तो देगा ही. तो उस इंटेंशन से अगर आपने नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस की है तो वो ठीक है एक बार को, बट अल्टीमेटली सीधे सीधा फेडरलिज्म पर अटैक कर रहे हो. ये ठीक नहीं है. चलिए, अब हम लोग हमेशा से बचपन से सोचते आए हैं कि यार सीबीएसई से पढ़ने वाले बच्चों को बेनिफिट होता है इंडिया ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में. ओके, जैसे नीट है, आईआईटी है, या इवन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी. हम लोग यहाँ के क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट कई बच्चे होते हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं या एमपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं. ठीक है, आंध्र प्रदेश बोर्ड. वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी फ्रॉम आंध्र प्रदेश दैट हमारे यहाँ का सिलेबस इतना इजी रखा जाता है कि इवन एवरेज बच्चा भी 96% तक पहुंच जाता है. आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट, बट जैसा कि उसने कहा, इवन आई नो कि बिकॉज आई कम फ्रॉम एमपी की सिलेबस काफी इजी रखा जाता है ताकि ज्यादा बच्चे फेल ना हो. क्योंकि ज्यादा बच्चे फेल होते हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि गवर्नमेंट पर ही सवाल उठते हैं कि इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं. इसलिए एक टाइम था जब आप अगर 20 साल पहले की एक जनरेशन पीछे देखेंगे तो 75% लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी. आजकल उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्योंकि जानबूझकर सिलेबस चेकिंग करने की तरीके इजी कर दिए गए. क्योंकि उस टाइम कुछ केस आ जाते थे कि यार बच्चा फेल हुआ और उसने सुसाइड कमिट कर लिया. मैं 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने लीनियंसी की कि चलिए फेल मत कीजिए. ओके, इजी चेकिंग करो थोड़ी सी, बच्चों को सप्लीमेंट्री आ गई तो उसका मौका दो कि आप दोबारा पास कर सकते हो इस पेपर को, इस तरह की चीजें. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनकी क्वालिटी ऑलरेडी नीचे ही रखी जाती है थोड़ी, ताकि बच्चे फेल ना हो ज्यादा. राइट, बट जब आप फिर 12th का पास करके आगे आते हो तो नीट, आईआईटी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर फेस करना है सब कुछ. राइट, अब उसमें अगर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इनका ज्यादा बेनिफिट है तो फिर आप वो स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा तो पिछड़ जाएगा. ओके, तो इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की गई थी कि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म बोर्ड चलाया जाए. ओके, चाहे वो आप आईसीएसई रख लीजिए, सीबीएसई रख लीजिए, कोई और ले आइए, बट एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. ठीक है, सेम सिलेबस होगा, सेम टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, और इवन टीचर्स का स्टैंडर्ड भी सेम होना चाहिए. आपको पता है हमारे यहाँ नेशनल एक कमेटी बनी थी टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसने कहा था कि आपको जरूरत है एक ऑल इंडिया टीचिंग सर्विस शुरू करने की, या आप कह लीजिए एजुकेशन सर्विस शुरू करने की. क्योंकि उनका मानना था कि जितना आईएएस, आईपीएस ये जरूरी है उतनी ही जरूरी इंडियन एजुकेशन सर्विस भी है. राइट, ताकि बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स ही हर जगह मिले हमें.
कि कई स्टेट्स लेवल पे जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है यार, बहुत घोटाले हैं, क्वालिटी पुअर है, क्वेश्चन पेपर बेकार आ रहा है। राइट, तो कई बार तो टीचर ऐसे हैं कि उनको खुद नहीं आता। जैसे आप यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखेंगे, आप देखेंगे कि टीचर्स की क्वालिटी बहुत पुअर है कुछ सरकारी स्कूलों में। राइट, तो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस का केस बहुत स्ट्रांग है, एंड सिमिलरली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का भी। आई मीन 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग। नो, नॉट वर्थ। फिर किस बात का प्राउड है आपको? कौन सी डेमोक्रेसी? और आपका प्रीएम्बल भी बोलता है कि वी शुड एंश्योर दिस सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस कैसे आएगी अगर इतने केसेस पेंडिंग रहेंगे तो? ऑलराइट, हरियाणा पीएससी में अभी कुछ गड़बड़ हुई है, उसके अगेंस्ट बच्चे केस करने जा रहे हैं, वकील की फीस 12 लाख रुपीज है। आई मीन इतनी महंगी जस्टिस। राइट, तो एनीवे चलिए टॉपिक पर आते हैं। यूनिफॉर्म बोर्ड बनाने की बात की गई, तो उसके अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। So, CBSE objected to a plea in Supreme Court for uniform board and school curriculum, saying that such a move does not take into account the local context, cultural, and language. All right. Next, power of an individual state to frame their own syllabus, curriculum, and conduct examination for their school. But problem जब आती है कि 12th के बाद तो आप जो एग्जाम्स करा रहे हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं ना। राइट, फिर तमिलनाडु जो नीट को अपोज कर रहा है, तो फिर उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर सीबीएसई यहाँ पर कह रहा है कि यूनिफॉर्म बोर्ड बनाना ठीक नहीं है क्योंकि ये लोकल वेरिएशंस को एड्रेस नहीं कर पाएगा, तो फिर नीट भी सही नहीं है। तमिलनाडु इसलिए अपोज कर रहा है। फिर तो ऐसे तो आईआईटी भी सही नहीं है। राइट, क्योंकि कुछ बच्चों का बेस फाउंडेशन इतना वीक रह जाएगा और कुछ बच्चों का फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होगा, तो फिर वो इक्वल कंपटीशन कैसे होगा? Alright, therefore, multiplicity of curricula and other educational resources is desirable. सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि स्टेट को भी अधिकार है रूल्स बनाने का और सेंटर को भी। ठीक है, तो ऊपर वाला भी जो हमने आर्टिकल देखा, तो फिर मेडिकल सीट्स कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, तो वो फिर आप स्टेट को डिसाइड करने दीजिए ना, उनके हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, state government can frame syllabus, curriculum, and conduct examination for their schools. Okay. National Curriculum Framework. It is developed by NCERT as per the mandate of National Policy on Education. It sets the guideline and direction for the development of syllabus and textbook at all stages in the school. ठीक है, इसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके अलावा स्टेट एजुकेशन बोर्ड either adopt or adapt NCERT's model syllabi and textbook or develop their own based on NCF. Okay. Now NCERT prepares model syllabus and textbook, so state can either adopt it or adapt to NCERT textbook. हमारे यहाँ CBSE, IEC and state boards. Okay. तो पेटिशनर का कहना था कि ऑल दीज आर कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलेंगे ये स्टेट्स वगैरह। अच्छा, टॉर्टाइज टॉर्टाइज और टर्टल में तो आपको फर्क पता ही होगा। टॉर्टाइज जो पूरे टाइम उसमें रहता है टेरेस्ट्रियल, और साथ में कभी भी वाटर में भी जा सकता है। ठीक है, टर्टल जो होता है वो क्या है, वो पूरे टाइम वाटर में ही रहता है। इसमें कई तरह के टर्टल हैं, लेदर बैक, ऑलिव रिडले एंड सो ऑन, तो वो सब मैं आपको प्रीलिम्स के टाइम कराऊंगा, अभी इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिकिंग से रिलेटेड तो प्लीज आप साइट्स कन्वेंशन पढ़ लेना। ओके, साइट्स कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ये आपकी जो इनकी ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना एनिमल्स की, इनको रोकने के लिए। तो इसी के साथ साथ एक एक करके ऐसे साइट्स वगैरह प्रिपेयर करते चला करो। बाद में इकट्ठा पढ़ने जाओगे ना सारे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक साथ आप रिवाइज कर लेना, बट ये ऐसे बीच बीच में पढ़ते चलो इनको। ऑलराइट, तो इसके ये जो अलग अलग हैं तरह तरह के टर्टल्स वगैरह, उनकी बात हम फिल्म्स में करेंगे। बाकी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ओके, ऑलिव रिडले, ये हमारे यहाँ उड़ीसा कोस्ट पे बहुत पाया जाता है, सतकोशिया रिवर के पास। ओके, और इनकी जो मास नेस्टिंग होती है ना, उसके लिए फेमस है ये कोस्ट। तो मास नेस्टिंग जो होती है इनकी, उसको हम कहते हैं अरीबाडा। ध्यान रखिएगा ये बाकी प्रीलिम्स के टाइम हम इसकी बात करेंगे आराम से, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए यहाँ पे स्लोवाकिया कंट्री है, इसमें जो पोल हो रहे हैं, तो वहां पर एक तरफ तो है XPM जो कि प्रो रशियन माने जाते हैं, और दूसरी तरफ है लिबरल्स जो कि माने जाते हैं प्रो वेस्टर्न। सो यू नेवर नो कि स्लोवाकिया कल को अगला यूक्रेन बन जाए। ओके, ऑलमोस्ट ऑल एथनिक अर्मेनियंस फ्ली फ्रॉम नगोर्नो काराबक। ओके, तो इसकी ऑलरेडी हम काफी बात कर चुके हैं नगोर्नो काराबक की। अब तक आपको आई होप पूरा
पूरा इशू क्लियर होगा। ये साइंस के पेपर में देखिए आज ऐसा कुछ खास है नहीं, नथिंग, आई डोंट सी मच। बस मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, वाइट बैंड डिजीज, ये याद रख लीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे 2 मार्कर देखे जाते हैं, ठीक है। वाइट बैंड डिजीज होता है क्या है, ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है जो जनरली कोरल्स में होता है, ओके। बस ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं, ये आपको कोचिंग की मैगजीन्स वगैरह में नहीं मिलती दोस्त, ओके। एक क्वेश्चन आया था डेनोसेवियन पे, अब तो आप जानते होंगे, बट उस टाइम नहीं पता था एग्जाम हॉल में कई बच्चों को, न्यूज़पेपर में आया था ऐसे आर्टिकल, लोगों ने ध्यान दिया नहीं उस टाइम। देखिए आधार वाला मैंने वो तो कर दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक एजेंसी ने कहा था कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बट इसमें मैं एक प्रॉपर पूरा मीन्स 450 प्लस में लेक्चर दूंगा, तो आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। बाकी मैं आज आपको ये पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। बेनू, बेनू वो एस्टेरॉइड है जहाँ से नासा ये सैंपल लेकर आया है, ठीक है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप सोचें कि इस सैंपल से हम क्या कर सकते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट काम हमारे इससे हो सकते हैं, जो हमारा गोल है अभी। सबसे पहला कि हमें इससे थोड़ा आइडिया मिल सकता है बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, जो भी इसमें रेमनेंट्स हैं डस्ट वगैरह की, वो उतने ही अच्छे हैं जैसा कि सोलर सिस्टम बना होगा 4.5 बिलियन ईयर एगो, तब रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में काफी सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये पहला है। दूसरा कि यहाँ पर ना वाटर भी प्रेजेंट है इस एस्टेरॉइड में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये मून से बेटर एक बेस बन सकता है हमारे लिए, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं। क्योंकि कुछ एस्टेरॉइड ऐसा मत समझिए आप एस्टेरॉइड से छोटे छोटे होते हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जो 800 किलोमीटर तक लंबे हैं, ठीक है। इसमें से एक फेमस एस्टेरॉइड का नाम है सीरस, वो याद रखिएगा, सीरस, ओके। तो और दूसरा कि क्या इनमें हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल सकते हैं, यानी कि क्या हम इनको कल को माइनिंग के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमें पता चलेगा, क्योंकि इसमें मिलता है काफी अलॉय ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ओके, जो कि एक तरह का नेचुरल स्टील है, नेचुरल, एकदम नेचुरल, राइट। और दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा कि ग्रेविटी बहुत कम होती है इनकी, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ना, इनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है। और लास्टली कि इन एस्टेरॉइड्स की स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को अगर ये अर्थ पर फॉल होते हैं तो ये कोलिजन बड़ा डिवास्टेटिंग होगा, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि डायनासोर्स को वाइप आउट एस्टेरॉइड्स ने किया, राइट। तो आप याद कीजिए कि ऐसे किसी कोलिजन को रोकने के लिए नासा ने अभी क्या किया था, डार्ट मिशन, ठीक है। डार्ट मिशन में क्या करते हैं, जो एस्टेरॉइड आ रहा होता है उसको हिट करके आप उसकी ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, या तो डिफ्लेक्ट कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो पूरा, कि डस्ट बन बन के उड़ जाए, राइट। तो ये 3-4 चीजें हैं, एक तो हमें ये कोलिजन कल को हो सके फ्यूचर में उसको रोकने के लिए स्टडी करना है इसको, ठीक है। दूसरा कि क्या ये कल को हमारे लिए एक बेस बन सकता है, क्योंकि वहां पर वाटर भी मिलेगा आपको। और दूसरा क्या हम इसको कल के लिए कल को माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको इस आर्टिकल से नोट डाउन करने चाहिए, कोलिजन, बेस और माइनिंग, ठीक है। और उसके अलावा सीरस एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और नासा नासा ने अपनी तरफ से ये मिशन, पहला मिशन किया है एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न। इसके पहले जापान 2 मिशन कर चुका है, ठीक है। हायाबुसा 1, हायाबुसा 2 नाम से किया था उसने, राइट। तो चलिए आपको आर्टिकल एक बार ट्रेस करा देता हूँ, बाकी क्रक्स वही था जो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है, ओसिरिस एक्स इसका पूरा नाम, ओके। सो ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलेट एक्सप्लोरर, ये याद कर लो, अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ठीक है। बेनू एस्टेरॉइड से हमने सैंपल लिए हैं, ऊटा डेजर्ट में आके गिरा था, ठीक है। कार्बन रिच एस्टेरॉइड है ये बेनू, ठीक है। इट मे हैव द सीड, इट मे हैव सीडेड द अर्थ विद प्रीमोर्डियल लाइफ। ये देखिए हम लोग यही मानते हैं कि अर्थ जब बना होगा तो पूरा उसके जो डस्ट वस्ट थे वो सब कूल डाउन हुए होंगे, तो ऐसे बना होगा, ठीक है। फिर किसी एस्टेरॉइड ने वहां पर हिट किया होगा उसको, तब जाकर ये जो मॉलिक्यूल्स जो लैंड सरफेस पे गिरे होंगे, फिर वो मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं हमारी जो प्लेट्स ब्रेक होना शुरू हुई तो ये वाटर में जाके गिरा, ओके। और फिर यहाँ से माइक्रोबियल लाइफ शुरू हुई है हमारी, क्योंकि वाटर में शुरू हुई है अल्टीमेट माइक्रोबियल लाइफ। बट इस माइक्रोबियल लाइफ के वाटर में शुरू होने के लिए इसके सीड्स कहाँ से आए होंगे, तो हम ये मानते हैं कि शायद एस्टेरॉइड्स के थ्रू ही आए होंगे, ओके। ये मिशन लॉन्च किया गया था 2016 में, 2018 में जाकर ये पहुंचा था वहां पर, 2 साल का टाइम लगा इसको करीब पहुंचने में, राइट। फिर इसने वहां पर अपनी माइनिंग वगैरह शुरू की, सैंपल इकट्ठे किए। बस याद ये रखना है जो मैंने आपको बताया, इनकी ग्रेविटी बहुत कमजोर होती है, ठीक है। तो कल को अगर हम इसको बेस बनाना भी चाहें तो इसकी ग्रेविटी एक चैलेंज बन के आएगी सामने। होते क्या है ये एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड आर द बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर
inhabited by thousands of space rocks, okay, ranging from small pebbles to 800 kilometer wide cirrus. This is important, okay, क्योंकि एक थ्रेट है कि कभी एस्टेरॉइड्स का कोलिजन हो जाए अर्थ का, तो वो सब कुछ वाइप आउट कर देगा एक झटके में, ओके। हालांकि ये कोलिजन होने के चांसेस थोड़े स्मॉल है, क्योंकि वो अपने एस्टेरॉइड अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं, बट कभी कभी डिफ्लेक्ट होके आ जाते हैं, ठीक है। नाउ स्पेस एजेंसीज हैव इन्वेस्टेड इन प्लान्स टू इंटरसेप्ट सच डूम्सडे रॉक। डूम्सडे का मतलब वही है कि कभी मान लो कोई एस्टेरॉइड भटक के धरती पे आ गया, और हमारा एटमॉस्फेयर उसको जला नहीं पाया, तो वो बुरी तरह से हिट करेगा, डिफ्लेक्टिंग देम अवे और डिस्ट्रॉइंग देम ऑल टुगेदर। और इसी के लिए नासा ने किया था डार्ट मिशन। अब अगर मैगजीन में आ जाए तो डार्ट मिशन पूरा मत पढ़ने बैठ जाना यार, आधे पेज का आर्टिकल लिख दिया मिशन ने तो आप उसको पूरा करने बैठ गए, नहीं, इससे रिलेट करके पढ़ना, बस 2 लाइनों में जान लेना काफी है, ठीक है। दूसरा, हम लोग जानना चाहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जब भी मिलेगी हमें जब हम इसको माइन करेंगे, ठीक है। मेड ऑफ सेम स्टफ एज द सोलर सिस्टम, डस्ट, रॉक, वाटर, आइस एंड एलॉय ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, सो वी कैन टैप द वाटर प्रेजेंट इन दैम इन द फॉर्म ऑफ परमाफ्रॉस्ट और सैचुरेटेड मिनरल। This could be a better pit stops than moon, where space mission can drop payload off to be returned to the ground. Right? ग्रेविटी काफी कम होती है, एटमोस्फेयर इन पर होता नहीं है, रेडिएशन एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है यहाँ, क्योंकि एटमोस्फेयर नहीं है तो रेडिएशन तो बहुत अच्छे से फील होंगी, ठीक। तो ये था इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पर टीवी की 3 ड्रग्स दी हुई हैं, इनके नाम याद रखिएगा, मैंने इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर भी पोस्ट किया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। लाइंजोलेट, क्लोफाजिमीन एंड साइक्लोसेरिन, और उसके अलावा राइफैम्पिसिन, ठीक है। ये सब होती क्या है, तो दीज आर मेडिसिन यूज फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए। सो ये याद रखिएगा प्लीज, ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछता है। उसने पूछा हुआ है, पेस्टिसाइड से पूछा हुआ है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के नाम देकर, ठीक है, उसने इन्वेसिव स्पीशीज के नाम देकर पूछा हुआ है, ऑलराइट। तो ऐसे सारे नाम तो याद नहीं होते, बट कोशिश कीजिएगा न्यूज़पेपर में आए हैं तो याद कर लो, हो जाएंगे। इस टॉपिक की आप चिंता मत कीजिए, इसको मैं अलग से मेंस 456 में 1-2 दिन के अंदर ही करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको बस वही सब जानना है कि हमने जैसे मनरेगा कार्ड्स हैं, तो हमने क्या किया है कि आपका ये जो आधार है, आधार, इसको आपको लिंक करना होगा। पहले जॉब कार्ड से करोगे आप अपने, जैसे मनरेगा कार्ड है या हमारे जो हेल्थ वगैरह के कार्ड है, ठीक है, हेल्थ मिशन में, राइट। उसके बाद दूसरा आपको इसको लिंक करना होगा अपने बैंक अकाउंट से, राइट। और तीसरा अपनी बैंक ब्रांच के थ्रू, आपकी बैंक ब्रांच करेगी या आप नहीं करोगे, ठीक है, इसके थ्रू आपको लिंक करना होता है इसको एक सेंट्रल क्लियरिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये सेंट्रल क्लियरिंग सिस्टम, इसके थ्रू तब जाकर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव होता है। क्लियर है। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी इशू, कि एयरटेल का एक केस आया था। अब गवर्नमेंट आपको जो भी बेनिफिट दे रहे हैं, सपोज जैसे एक टाइम पर गैस सब्सिडी दी जाती थी आपको, ठीक है, 200-400 रुपए की जब चलती थी, तो इसमें एक क्राइटेरिया ये था कि आपका जो भी सबसे मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं, सबके पास होते हैं, आपके पास, हमारे पास, सबके पास हैं, 2-3 बैंक में होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी लेटेस्ट बैंक अकाउंट, ओके, आपका लेटेस्ट बैंक अकाउंट ऐड हुआ होगा ना आधार के साथ, आपकी पेमेंट उसमें आएगी, चाहे सब्सिडी हो किसी तरह की, ठीक है, या चाहे आपका मनरेगा का वेज पेमेंट हो, ये उस अकाउंट में जाएगा जहां जो अभी लेटेस्ट ऐड करवाया आपने आधार के साथ। अब एयरटेल ने क्या हरकत की थी कि इसके पास जितने भी सारे सब्सक्राइबर थे ना इसकी सिम के, एयरटेल सिम के, इस तो सिम खरीदने के लिए आपका आधार लिया गया था, तो डेटा उसके पास ऑलरेडी था। उसने वो आधार कार्ड जो सिम के लिए दिया गया था वो यूज करके एयरटेल पेमेंट बैंक में आपके अकाउंट खोल दिए, ऑलराइट, आपको बिना बताए, आपको पता ही नहीं है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुल गया है, वो भी आधार का यूज करके, यानी कि आपका सबसे लेटेस्ट जो अकाउंट अब आधार से लिंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक वाला है। क्लियर। तो उसमें क्या हुआ, हजारों लोगों की जो गैस सब्सिडी आई वो उस अकाउंट में चली गई, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा ऐसा कोई अकाउंट है भी। फिर ये केस हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे एयरटेल पेमेंट बैंक में, ऑलराइट। उसके बाद फिर कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डायरेक्शन दिया, और कोर्ट ने कहा कि आप पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाती है एयरटेल पेमेंट बैंक पर, और आप ये पैसा रिटर्न कीजिए। अब आप ये सोचिए 1 करोड़ की पेनल्टी भले ही लगी हो, बट कितने लोगों ने वो 200 या 400 रुपए की गैस सब्सिडी के लिए अप्लाई किया होगा कि हमारे पैसे रिटर्न कीजिए, राइट। उसमें था, क्योंकि
अब बैंक अगर पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक आपके पैसे रिटर्न भी कर रहा है तो किस अकाउंट में भेजेगा? आप रजिस्टर करोगे, आप बताओगे कि मुझे इस बैंक अकाउंट में मेरा पैसा रिटर्न कीजिए। तो आपको क्या लगता है ये 90 करोड़ रुपए जिन लोगों के आ गए, इनमें से कितने लोगों ने क्लेम किया होगा? ठीक है, तो ये 1 करोड़ की पेनल्टी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। बट एक सीवियर केस था कि किस तरीके से आपके आधार का मिसयूज किया जा सकता है आपके कंसेंट के बिना। ऑलराइट, और वही हरकतें मनरेगा में भी हो रही हैं। ये जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं या बैंक्स वगैरह होते हैं ना, ये कई बार आपका आधार कार्ड लेकर, और गांव में क्या मजदूर इतना कंसर्न नहीं है अपनी प्राइवेसी को लेकर, ये रहा आधार कार्ड, कर लो जो रजिस्टर करना है, और उस चक्कर में वो कई बार ऐसे अकाउंट में चले जाते हैं जो मजदूर को पता ही नहीं है। अरे, उसको पता ही नहीं होता है कि यार मेरा उस बैंक में भी अकाउंट है। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की। मोस्ट वर्कर्स दे आर अनअवेयर विच अकाउंट देयर आधार वॉज लास्ट लिंक टू, as financial institutions in rural areas tend to coerce workers to link their Aadhaar with the bank account without consent. राइट, ऐसे मैंने आपको ये एयरटेल पेमेंट बैंक का एग्जांपल दिया है, तो आई होप आपको वो समझ में आया हो। नो दिस इज, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पढ़ो ना पढ़ो ये बहुत जरूरी है। देखिए यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2013 या 14 में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि आसियान की कंट्रीज थी, उन सबकी कैपिटल दे दी और उनको कहा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके सही ऑप्शन टिक कीजिए। राइट, तो उसी तरह की चीजें आइलैंड में भी पूछी जा सकती हैं। कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 9 डैश लाइन है, चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा मेरा हिस्टोरिकल वाटर है। एक तो हर चीज हिस्टोरिकली चाइना की है। ठीक है, तिब्बत हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अक्साई चीन हो, ताइवान हो, या ये साउथ चाइना सी, सब कुछ उसका है हिस्टोरिकली। ठीक है, और 90% साउथ चाइना सी पे वो क्लेम करता है कि ये सिर्फ मेरा है, और जबकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देयर आर रिच ऑयल एंड गैस रिजर्व इन दिस। राइट, अब जरा कुछ कंट्रीज की लोकेशन पे फोकस कीजिए। ये फिलीपींस है, पूरा कैपिटल है मनीला। राइट, इधर है आपका वियतनाम, इस तरफ है नीचे मलेशिया। अब देखिए ये जो आइलैंड है ना, ये 3 कंट्रीज में बटा हुआ है। ये तो मलेशिया हो गई, ये कुछ हिस्सा इसका इंडोनेशिया का भी है, और कुछ हिस्सा इसका है ब्रुनेई का। ठीक है, और ये है आपका सुलूसी। मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला जो सॉरी 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 जस्ट अ सेकंड, करेक्शन हियर, ये पूरा आपका मलेशिया का है, ब्रुनेई ये है छोटू सा, ये रहा इतना सा बस। ठीक है, एंड ये सुलूसी फिलीपींस और मलेशिया के बीच में लाई करता है, तो रिमेंबर दैट। ओके, इसके बाद ये है गल्फ ऑफ तोनकिन, ये हैनोई है और वियतनाम में आता है। ठीक है, ये हाइनान प्रोविंस है, चाइना का पार्ट है। दिस इज हांगकांग जो यूके ने चाइना के हैंड ओवर कर दिया था, एंड दिस इज ताइवान। तो ये मैं चाइनीज रेवोल्यूशन में आपको बता ही चुका हूँ कि ताइवान में आज जो गवर्नमेंट है वो चाइना में रूल करती थी, लेकिन कम्युनिस्ट ने उनको मार भगाया वहां से, और वो ताइवान में आके रूल कर रहे हैं अब। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैरासल आइलैंड, स्कारबोरो शोल एंड स्प्रैटले आइलैंड। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं, आपको प्रीलिम्स में भी अरेंज करने को दी जा सकती है। ओके, सो पैरासल आइलैंड सबसे नॉर्थ में, बीच में है स्कारबोरो शोल, एंड ये है स्प्रैटले आइलैंड, और ये है सुलूसी। क्लियर है यहाँ तक? ये लोकेशन वगैरह ठीक है? तो चलिए अब आर्टिकल को देख लेते हैं। अब न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने वो सारे बैरियर रिमूव किए थे जो चाइनीज वेसल ने लगा दिए थे स्कारबॉग शोल के आसपास, ताकि फिलीपींस के वेसल यहाँ पर फिशिंग ना कर पाए। और टेंशन बढ़ती जा रही है इस एरिया में, और फिलीपींस वियतनाम में इतनी हिम्मत क्यों आ रही है? बिकॉज यूएसए इज बैकिंग दैम कि आप चाइना से डरिए मत, वी आर विद यू। नो, साउथ चाइना सी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कंट्रीज में आपको दिखा ही चुका हूँ, इसमें नॉर्थ में लाई करती है चाइना एंड ताइवान। ठीक है, वेस्ट में लाई करती है इंडो चाइनीज पेनिनसुला, यानी कि ये सारी कंट्रीज, वियतनाम ये हमने देखी ना, वियतनाम। ओके, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। ओके, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई है सदर्न साइड पर, और ईस्ट में है फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारी बॉर्डर स्टेट्स हैं साउथ चाइना सी की। इस साउथ चाइना सी से 3.37 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड पास होता है, और ये भी 2016 का डेटा है, अब तो और ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस सी। सो अगर इस सी में कोई भी डिसरप्शन होते हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, और सबसे ज्यादा चाइना को इंपैक्ट करेगा जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट फेस द बिगेस्ट इंपैक्ट अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो, क्योंकि चाइना का 64% ऑफ ट्रेड यहीं से पास होता है। राइट, वो क्लेम करता है काफी सारे लैंड फीचर्स को कि ये मेरे हैं, काफी सारे आइलैंड और रीफ्स वगैरह।
इसके आपको ना यूएन क्लॉज भी पढ़ना पड़ेगा। यूएन क्लॉज इसका बस आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए, कभी डिटेल में अपने नोट से पढ़ लेना, या मेरे पास टाइम होगा करा दूंगा। जैसे अगर ये किसी की टेरिटोरियल शेल्फ है, ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर है, उसके अगले 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, और यहां से इसी नॉटिकल माइल से शुरू होता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका EEZ, ओके, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। राइट, तो अब ये सोचिए कि अगर सभी कंट्रीज यहाँ पे अपना 200 नॉटिकल माइल का EEZ क्लेम करना शुरू कर दें, लाइक वियतनाम, ये है उसकी शेल्फ, ठीक है, वो क्लेम करेगा तो उसका 200 नॉटिकल माइल इधर कहीं ओवरलैप होगा। चाइना वो यहां से नहीं करेगा, वो यहां से करेगा, उसका जो ये प्रोविंस है, ठीक है, तो उसका भी ओवरलैप होगा। यहाँ पे फिलीपींस वो करेगा तो उसका भी ओवरलैप होगा। राइट, नीचे से मलेशिया इंडोनेशिया उनका भी ओवरलैप होगा। राइट, ये होता है, ठीक है। इसीलिए चाइना को एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीजन दिया था 2016 में, और उसने यही कहा था कि देखिए हिस्टोरिकल राइट छोड़िए, आपका कोई लीगल राइट नहीं बनता है यहाँ पर कि आप पूरा साउथ चाइना से क्लेम करें, दूसरी कंट्रीज की भी बॉर्डर वहां लगती है और उनका भी अधिकार है। राइट, नाउ every state, as per this UN clause, every state has right to establish the breadth of its territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles. ये territorial waters है आपका। उसके बाद exclusive economic zone up to 200 nautical miles. ओके, तो यहाँ पे 70 disputed reef and islands हैं, मतलब छोटे छोटे एकदम, ठीक है, जिन पे लड़ाई चल रही है, जैसे ये स्प्राटले आइलैंड वगैरह है, ये छोटे छोटे एकदम। Vietnam and other countries have reclaimed new land to build outposts on them. ठीक है, रिक्लेमेशन क्या होता है कि अब जैसे छोटा सा है कोई टापू, बहुत छोटा सा, जहां पर कोई रह भी नहीं सकता, तो उसके अराउंड और मट्टी डाल डाल के, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो वियतनाम ये सब कर रहा था, लेकिन जब चाइना ने शुरू किया तो उसके जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसकी जो स्पीड और स्केल ऑफ रिक्लेमेशन वर्क है, उससे भी सारी कंट्रीज घबरा गई कि ये तो सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड बढ़ाया जा रहा है। ऑलराइट, सो चाइना हैज 20 आउटपोस्ट इन द पैरासल आइलैंड, ये वाला जो ग्रुप है, ये इस अकेले इतने से में ही उसने 20 आइलैंड बना रखे हैं। ओके, 7 इन स्प्राटले एंड सिंस 2012 एक्सर्टेड कंट्रोल ऑफ स्कारबोरो शोल। ठीक है, पहले 2012 के पहले वो उस पर कंट्रोल नहीं करता था, 2012 से उसको इसमें इंटरेस्ट आ गया, स्कारबोरो शोल। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि नाम आपको यहीं पे याद हो जाए बार बार सुन के। Given the complexity of the disputes and the multiple claimants, most of which are member of ASEAN, they have failed to come up with a code of conduct, which has proved elusive. They have been unable to come up with any joint front to negotiate with China. क्योंकि देखिए चाइना यहाँ पर ये कहता है कि मैं आप सभी 10 कंट्रीज जो आसियान मेंबर में आपके साथ इकट्ठे बात नहीं करूंगा, मैं 1 to 1 बात करूंगा। अब 1 to 1 में कंट्रीज को मैनिपुलेट करना चाइना के लिए बहुत आसान है, उसका फाइनेंशियल मसल पावर बहुत है, वहां के लीडर्स को पैसे ही तो देना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये पूरे आसियान 10 मेंबर और एक चाइना, अगर ये इस तरीके से नेगोशिएट करे तो फिर चाइना सबको नहीं मैनिपुलेट कर सकता। और एक तो चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 1 to 1 कीजिए, जबकि आसियान कंट्रीज कहती है नहीं यार, ऐसा ग्रुप करेंगे हम और आप कीजिए। ओके, नाउ इन लोगों ने कमिटमेंट तो किया है कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एज पर इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग UN क्लॉज, बट चाइना कहाँ मानता है कोई इंटरनेशनल लॉज को। Now, dispute has only grown more acute. Manila initiated arbitral proceedings against China under UN clause, claiming that its action has violated convention, but Beijing refused to participate. Okay, demeaning permanent court of arbitration. उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और चाइना को कहा था कि नहीं, आपका क्लेम गलत है। Right. A 2016 ruling from PCA rejected China's 9-dash line. The lines claim all of the South China Sea's island. China insisted on historical rights to the waters and islands. PCA ruling said China's claims were inconsistent with the UN clause. Now, there is no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within 9-dash line. The islands generate an exclusive economic zone of 200 nautical miles and a continental shelf, but rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone continental shelf. अब देखिए ये पॉइंट ना आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ध्यान इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जैसे आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, या मान लीजिए आप ही के अंडर में कोई यहाँ पे आइलैंड है छोटा सा, तो यहाँ से शुरू कर लेना अपना 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल वाटर। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कहीं छोटा सा टापू एकदम पत्थर बराबर, ठीक है, जिसपे कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई लाइफ भी सस्टेन नहीं कर सकता, जो इवन जानवरों की भी, तो आप कहें कि ये भी तो मेरी टेरिटरी है ना, तो मैं यहाँ से मानूंगा अपना टेरिटोरियल वाटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा।
but rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own have no exclusive economic zone or continental shelf. ठीक है, इसकी कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही नहीं है तो काहे का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो यहाँ पे कैट एंड माउस गेम चला जा रहा है। बीजिंग रिजेक्टेड द आर्बिट्रेशन 2016 वाला एंड इशूड ए व्हाइट पेपर क्लेम दैट चाइना's sovereignty and relevant rights and interests in the South China Sea have been established and long course of history. Extraordinary maritime strategic and commercial significance of these waters, at least 55% of India's trade passes through the South China Sea. तो even India is concerned about this. 55% trade बहुत ज़्यादा है। It could disrupt global trade and world economy on a scale far exceeding the impact of Russia-Ukraine war. तो इस एरिया में डिस्प्यूट्स ना हो वही ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करे हैं फॉर मेडिकल्स एंड एग्रो टेक्सटाइल, बट ये सिर्फ डोमेस्टिक और फॉरेन फॉर्म पे अप्लाई होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे अभी अप्लाई नहीं होंगे, उन पे अप्लाई होंगे अक्टूबर 2024 से, और जल्दी ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे टेक्निकल टेक्सटाइल पे भी। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है ये मैं आपको कभी सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस। इतना ही काम का था आज के पेपर में, बट अच्छा था आज का था हिंदू। ओके, सो मिस मत किया कीजिए, और इसके अलावा कुछ होता है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, सो प्लीज़ अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इजी एज पाई यूपीएससी। ओके, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा है ही, आपको कोई डाउट हो तो। और हम लोग पॉलिटी की लेक्चर सीरीज हमारी रात को 10 बजे चलती है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप पहले क्लास कर चुके हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप फ्रेशर हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो बात अलग है। Okay, so that's it for this session, and do give your comments if you like it, and keep learning, guys.